कि आर भारत विद तालिबान। तो अब योगी बताए कि किस दिन उस पे यूपीए लगा के और नोएडा से उठा के जेल में बंद करता है। अंधभक्त कहाँ है वे कुत्ते जो किसानों को इतना बदनाम करते थे? आज बताओ कहाँ है? कि इसे कहते हैं देश के साथ गद्दारी। मुझे वीडियो में खूब गालियां लिखते हो कमेंट में, जितनी मर्जी लिख लो, पर अपने बाप से आज सवाल जरूर कर लेना। उन्होंने जब वो मीडिया से बात कर रहे हैं, सारे लोग उसके पास जो खड़े हैं सब मास्क लगा के खड़े हैं, और देश का प्रधानमंत्री बिना उसके खड़ा है। वो तो आपको भी लग रहा चाहिए। क्या नहीं? यहाँ तो बता, तुमने लगा रखा, किसी ने? वहाँ सब लोगों ने लगा रखा था। देखते रहे ना, ये ताऊ है, ये ताऊ नहीं फंसने का। और दूसरी चीज, आज मैं बहुत सोच समझ के आया हूँ। राकेश टिकैत जी ने पहले ही कहा था, और सब लोग कहते हैं किसान, कि पहले कानून बने या पहले गोडाउन बने पूंजीपतियों के लिए। तो पहले गोडाउन बने थे, उसके बाद कानून बने थे। और 18 तारीख को मोदी ने एक ट्वीट और किया है कि पाम ऑयल के लिए भारत को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, जिसके लिए 11,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया जाएगा। और उससे पहले 3 तारीख को 3 अगस्त को रामदेव डिक्लेयर कर चुके हैं कि पाम ऑयल के लिए हम कार्य शुरू कर चुके हैं, और हमने तो सर्वे वगैरह भी करा लिया। तो ये होता है कि उद्योगपतियों को पहले बता दिया जाता है, उसके बाद देश की योजनाएं लागू होती हैं। रामदेव बाबा स्वदेशी माल लेके आते हैं, लोगों को योगा सिखाते हैं, भला करते हैं, आप उनके पीछे पड़ गए। तुम आ गए। मैंने स्वदेशी की बात नहीं करी, मैंने विदेशी की बात नहीं करी, मैंने योगा की बात नहीं करी। मैंने ये बताया कि ये सरकार पहले योजनाएं उद्योगपतियों को बताती है और उसके बाद ये लागू करती है। मेरा मतलब ये तो उद्योगपतियों की सरकार है या नहीं है? बाबा रामदेव की बात करो, थारे लाला रामदेव की, तो तुम्हारे मिर्ची लगती है। अडानी अंबानी की बात करो तो मिर्ची लगती है। तो किसकी बात करें? 6 लाख करोड़ की जो संपत्ति बिक्री है, ये लिख लेना, ये भी अडानी और अंबानी को जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बोला है, अगर सरकार ने कोई एक्शन लिया, आपको खाली करवाया गया, तो क्या करेंगे? सरकार के हाथ में पावर है, डंडे मारे, गोली चलावे, कुछ भी करे, करा लो खाली, हम क्या मना कर रहे? आज मैं पूछता हूँ, बताइए, जब अर्नब गोस्वामी को बॉम्बे से गिरफ्तार किया गया था एक अपराध के जुर्म में, तो सारा मीडिया, चाटुकार मीडिया क्या कह रहा था कि लोकतंत्र खतरे में है। आज कहाँ है वो अंजना ओम कश्यप? आज कहाँ है वो सुधीर चौधरी? आज कहाँ है वो रूबिका लियाकत, अमीश देवगन? कहाँ है ये? कोई बताए कि उसने कहा है क्या, इसने अर्नब गोस्वामी ने, कि आर भारत विद तालिबान। तो अब योगी बताए कि किस दिन उस पे यूपीए लगा के और नोएडा से उठा के जेल में बंद करता है? बताइए योगी, जवाब दे मुझे कि अर्नब बाहर भारत जो है तालिबान के साथ खड़ा है, और जो तालिबान के साथ खड़ा है उसके लिए यूपीए लगाता है ये योगी। तो लगाए इस पे सबसे पहले। तो और अगर इस पे यूपीए नहीं लगाया तो योगी और मोदी तालिबान के साथ खड़े हैं, ये साबित होगा, क्योंकि ये योगी और मोदी का गुंडे, वो है, चमचा है। लगाओ। अगर अर्नब गोस्वामी पे यूपीए लगा देगा तो सरकार की चमचागिरी करने का फायदा क्या है? तो हो गया ना कि जो सरकार से सवाल करेगा उस पे यूपीए लगेगा। बिल्कुल, आप जो सरकार के गलत नीतियों का विरोध करेगा उस पे यूपीए लगेगा। तो कह दो सरकारों से कि खुला चैलेंज है मेरा, किसानों पे मत ले जाना, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ पर्सनल भी होते हैं, कि खुला चैलेंज है मेरा कि इतनी गद्दारी देश के अंदर नहीं चलेगी, और भारत के अंदर 2 संविधान नहीं चलेंगे, कि किसानों के लिए, आम नागरिक के लिए बाबा साहब का संविधान, और इन उद्योगपतियों के लिए गोवलकर का संविधान, आरएसएस का संविधान, ये देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। अर्नब गोस्वामी को ये पहला फायदा नहीं है, इससे पहले भी सरकार से फायदा ले चुका है। अगर वही चैट रवीश कुमार की लीक हुई होती तो रवीश कुमार आज कहाँ होता? तिहाड़ में। तो फायदा तो तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ, बोलने की जरूरत क्या है? सारी नहीं तो फिर पता तो चलना चाहिए। ये कहते हैं वो अंधभक्त कहाँ है? मैं आज अंधभक्तों से पूछना चाहता हूँ कि जब इस गुजराती मोदी ने आके लिखा था कि मैं भी चौकीदार, तो सब आदमी कहते थे मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। तो आज गुजरात का ये मोदी भारत विक्रेता है, भारत का गद्दार है। तो कहो कौन कौन थे चौकीदार, आज लिखो कि मैं भी देश विक्रेता, मैं भी देश विक्रेता। है कोई माइका लाल? आज कहाँ भट्ट में पड़ गए? वो बेच नहीं रहे, वो तो मालिकाना आपको सरकार पे कैसे रह जाएगा जब संपत्ति बिक गई? ये कौन सा नया नियम आया कि मैं अपना घर बेच दूंगा, मालिक में ही रहूंगा? किराए पे नहीं है, बेचने का नाम है सीधा। नहीं, बेचने का कुछ चीजें लीज पे भी हैं, जैसे लाल, अरे कुछ बेच भी तो रहा। और लाल किला लीज पे है। जब मैंने अपना मकान तुझे किराए पे दे दिया तो मेरा तो अधिकार खत्म हो गया। जब तक तूने किराया दे रखा तो फिर मैं उस मकान पे कैसे जाके झंडा फहराऊंगा? और दूसरी बात, हाँ झंडे पे आगे लाल किले का नाम लिया बेटे, बहुत अच्छा।
आज बताओ कि ये देखिए इस पोल पे तिरंगा टंग रहा है और ये पोल खाली खड़ा है, इस पे किसी ने आके एक धर्म का झंडा टांग दिया, तो वो तिरंगे का अपमान हो गया, वो देशद्रोही हो गया। और अभी 2-3 दिन पहले उत्तर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हुआ है और कल्याण सिंह के ऊपर जो तिरंगा रखा गया, पहले तो वो प्रोटोकॉल गलत थी। क्यों कि तिरंगे के 3 रंग दिखने चाहिए तब तिरंगा माना जाता है। तिरंगा ऐसे नहीं रखा जाता कभी भी। आप देखना हमारे जवान, हमारे बेटे शहीद होके आते हैं, पूरी बात सुन ले, हमारे बेटे शहीद होके आते हैं बॉर्डर से, तिरंगा हमेशा ऐसे रखते हैं ताकि उसके 3 रंग दिखाई दें। तो इन्होंने ऐसे रखा, पहले तो वो अपमान किया तिरंगे का। और दूसरी चीज़, गृह मंत्रालय की वेबसाइट खोल लेना और उसमें पढ़ लेना कि जहाँ तिरंगा होगा उस तिरंगे से ऊपर कोई झंडा नहीं हो सकता देश का, किसी भी संस्था संगठन का, उसके आसपास नहीं हो सकता और उसके ऊपर नहीं रख सकते। और इन्होंने तिरंगे के ऊपर अपनी पार्टी का झंडा रखा है। और कब रखा? वो तो कल्याण पूरी बात सुन, अपनी बात भी कही है, मेरी भी सुन, कि जब लाल किले पे ये हुआ था, जो एक धार्मिक झंडा एक पोल पे चढ़ाया गया था, ना तो कोई किसान नेता था वहाँ, तब किसान सारे भी बदनाम किए गए थे, हमें खालिस्तानी पाकिस्तानी क्या क्या कहा गया था। और जब वहाँ तिरंगे का अपमान किया गया कल्याण सिंह के वहाँ, देश का प्रधानमंत्री के सामने हुआ, प्रदेश का मुख्यमंत्री खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष खड़ा है और सारे मंत्री खड़े हैं और उत्तर प्रदेश का डीजीपी खड़ा है जो कानून व्यवस्था को देखता है। अब बताए, और वेबसाइट खोल लेना, उसमें साफ लिखा है कि जो भी भारत के तिरंगे का अपमान करेगा उसको 1 साल तक की सजा, बाहर नहीं आ सकता। और जो उस परिसर में जितने लोग हैं वो सब उस सजा के हकदार हैं। नहीं हो तो मैं दे दूंगा, अभी मेरे पास है, मैं पूरी खोल के लाया हूँ, वेबसाइट पढ़ के आया हूँ, कानून पढ़ के आया हूँ। सिंह की आखिरी इच्छा ये थी कि जब भी मेरा शरीर है उसमें पार्टी का झंडा डाला जाए। बिल्कुल, हाँ, लेकिन अभी सुन ले, बताइए। नहीं रुकिए बाबा जी रुकिए, उसको भारत सरकार गृह मंत्रालय की वेबसाइट फिर खोल, उसमें साफ लिखा है। और फिर मैं पूछना चाहता हूं कि तेरी इच्छाएं बड़ी हैं या भारत का तिरंगा बड़ा है? बता। तिरंगा तो फिर कहाँ रह गया? ये एक्सक्यूज नहीं चलेंगे। और अगर कल्याण सिंह की इच्छा थी कि उसको पार्टी के झंडे में लिखा दो, चाहे आरएसएस के में लिखा दो, तो भारतीय तिरंगा वहां से हटाना चाहिए था। देखो उन्होंने इसलिए डाला कि फिर वो झंडा पार्टी का दिखाई नहीं देता। किसका? वो जो पार्टी का झंडा ऊपर डाला गया वो दिखाई कहाँ से देता? तो अपमान तिरंगे का, इसे कहते हैं देशद्रोह। अब बताए कब लगेगा इन लोगों पे देशद्रोह? और कहाँ है वे अंधभक्त, कहाँ है वे कुत्ते जो किसानों को इतना बदनाम करते थे? आज बताओ कहाँ है? कि इसे कहते हैं देश के साथ गद्दारी, इसे कहते हैं तिरंगे का अपमान, इसे कहते हैं। आज जवाब चाहिए मुझे, तो दिन पे दिन, क्योंकि मैं कई दिन से बुखार में था, आ नहीं पाया। आज मैं इसीलिए ज़बरदस्ती उठ के आया हूँ कि आज सब अंधभक्तों से जवाब मांगूंगा। गालियाँ खूब देते हो बेटे, मुझे वीडियो में खूब गालियाँ लिखते हो, कमेंट में जितनी मर्जी लिख लो, पर अपने बाप से आज सवाल जरूर कर लेना कि तिरंगे का अपमान कैसे हुआ है। और अगर देशभक्त हो तो जवाब कर लेना, वरना तुम तो गद्दारों की औलाद थे, गद्दारों की औलाद रहोगे। क्यों कि जब 1947 में झंडा क्लियर हुआ था और 1950 में जाके फाइनल हुआ था, तो 1947 से 1950 तक ये आरएसएस तिरंगे को जलाती थी। और 1950 से लेके 52 साल तक, आज तक इन्होंने हेडक्वार्टर पे तिरंगा नहीं लहराया अपने पे नागपुर में। तो तिरंगे का ये मान रख सकते हैं? जहां मौका मिलता है वहां तिरंगे का अपमान करते हैं। बनारस में 15 अगस्त को बीजेपी के विधायक ने अपने कार्यालय पे तिरंगा उल्टा लहराया। मथुरा में 15 अगस्त को बीजेपी का झंडा तिरंगे से ऊपर रख के टांगा गया मुख्यालय पे। और मध्य प्रदेश में 3 जगह तिरंगे का अपमान किया। इतना तो मैंने बता दिया। बता किस पे देशद्रोह का मुकदमा लिखा? हो सकता है कि कुछ गलतियां हो गई हो तुम्हारे है। बहुत अच्छा, 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, कहाँ कितनी जगह? आज जवाब चाहिए, देश जवाब मांग रहा है। और हमने पहले कहा था कि ये गद्दारों की औलाद हैं, गद्दार हैं, देशद्रोही थे। क्यों? जब अंग्रेजों से हमारे पुरखे लड़ रहे थे
ये तब भी आरएसएस वाले अंग्रेजों के साथ खड़े थे। तो ऐसा नहीं लगता कि आपकी जबान भी थोड़ी कड़वी होती जा रही दिनों दिन क्या बुखार की वजह से? अगर चोर को चोर कहना गुनाह है तो ये जबान तो बहुत कड़वी रहेगी।